हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 1 है यानी शैक्षिक मूल्यांकन। आज उसकी चैप्टर 7 की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्लासेस की टाइमिंग आप लोग को बता दिया गया है कि क्लासेस की टाइमिंग सुबह शाम दोनों है। सुबह में आपका मैथ चलता है यानी मॉर्निंग 10 AM पे आपकी मैथ चलती है। ठीक है, फिर साइंस और कंप्यूटर ये अल्टरनेट करके चलता है। और शाम को 7 बजे आपका शैक्षिक मूल्यांकन हो गया। ठीक है, समावेशी शिक्षा हो गया और सामाजिक अध्ययन ये चलता है। और कल से आपका दोपहर में 12 बजे हिंदी और संस्कृत चलेगा। क्या चलेगा? हिंदी और संस्कृत। ये आपका हिंदी संस्कृत 12 बजे चलेगा ताकि आपका मई के फर्स्ट वीक में सारा सिलेबस खत्म हो जाए, जिससे कि बाद में क्या हो, जो आपके लिए टाइम जो बचेगा उसमें आप रिवीजन कर सके। हम आपको उसमें रिवीजन कराएंगे। आई बात समझ में? क्योंकि एग्जाम जून में ही होने वाला है, तो आप लोग ऐसे करिए कि एग्जाम के पहले पहले हमारा टाइम से सिलेबस फिनिश हो जाए, उसके बाद जो है हम लोग क्या करें कि रिवीजन भी कर लें। ठीक है, चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज चैप्टर 7 हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 7 जो है वो क्या है आपका? प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया। यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो प्रश्न पत्र होते हैं यानी जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है, यानी उसका निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा करें। पूरा हम इसमें प्रश्न पत्र के बारे में ही पढ़ेंगे कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनाना चाहिए, किस लेवल का बनाना चाहिए। ठीक है, चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और एक बात और, अगर आप पिछली क्लासेस नहीं लिए हैं, चाहे वो मैथ हो चाहे वो साइंस हो या फिर कंप्यूटर वगैरह हो, तो आप अगर चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहां पे चेक करेंगे तो आपको वहां पे सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से चेक करेंगे, फिर आप वहां से क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। एक हफ्ते बाद ही आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो अगर टेलीग्राम से नहीं कनेक्ट है तो आप हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेट एक हफ्ते बाद ही आपको सारे नोट्स, सारे तो नहीं कह सकते, 3-4 नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फिर उसके एक हफ्ते तक जो बचा रहेगा उसको भी नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया, यानी प्रश्न पत्र कैसे कैसे हम बनाते हैं। ठीक, किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। परीक्षण रचना के अंतर्गत परीक्षण में शामिल करने वाले प्रश्नों का निर्माण या चयन किया जाता है। इसलिए सभी मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक परीक्षणों की रचना में निम्न 5 चरण प्रयोग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि परीक्षण रचना के अंतर्गत यानी जब हम टेस्ट लेते हैं तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि टेस्ट में शामिल करने वाले प्रश्नों का निर्माण या चयन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर क्लास में टेस्ट लेना है तो उसके लिए क्या होता है कि क्वेश्चन का निर्माण किया जाता है, यानी प्रश्न का निर्माण किया जाता है, या फिर यह कह सकते हैं कि प्रश्नों को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्वेश्चन का सिलेक्शन, यानी क्वेश्चन का निर्माण करना। तो इसलिए आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने जो है 5 चरण बताए हैं। यानी आपका जो क्वेश्चन यानी टेस्ट पेपर का निर्माण करना है या चयन करना है, उसके लिए मनोवैज्ञानिक ने आपके 5 चरण बताए हैं। अब वो 5 चरण क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, चल देखते हैं। सबसे पहले है परीक्षण योजना बनाना, यानी टेस्ट का प्लान बनाना कि हमें परीक्षा कब लेना है, कैसे लेना है। ठीक, सबसे पहले हम कोई भी काम अगर हमको करना है तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है। तो वही कहा जा रहा है कि सबसे पहले परीक्षण योजना बनाना। ठीक, उसके बाद है आपका परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना, यानी फिर परीक्षण के प्रारंभिक रूप यानी आपको क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस लेवल का होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद फिर आपके परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना, यानी जो आपने यहाँ पे परीक्षण का प्रारंभिक रूप की तैयारी की है, यानी क्वेश्चन पेपर किस लेवल का बनेगा, है ना। आप किस बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर या सीबीएसई बोर्ड के लिए, यानी उसका लैंग्वेज क्या है, हिंदी है कि इंग्लिश है, कितने घंटे का पेपर होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा। ये सब चीज की जो आप तैयारी किए हैं
उसके बाद तीसरे में हम क्या करेंगे कि प्रारंभिक रूप की क्या करेंगे, जांच करेंगे। सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोई काम करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग करते हैं तो फिर प्लानिंग के बाद क्या करते हैं कि उस कार्य को कैसे कैसे करना है। फिर उसके बाद क्या है कि कैसे कैसे करना है, तो उसकी फिर जांच भी करते हैं कि अच्छा अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं, है ना। तो ये चीजें हैं। उसके बाद है आपका परीक्षण का मूल्यांकन करना, यानी फिर जो हम टेस्ट ले रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। फिर आता है आपका परीक्षण के अंतिम रूप की रचना। फिर यानी आपका जो परीक्षण का अंतिम रूप है उसकी जो है रचना करना। अभी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, वन बाय वन खूब डिटेल में पढ़ेंगे। ये पांचों चीजें क्या है, कैसे हैं, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कि परीक्षण की योजना बनाना। एग्जाम में पूछ सकता है, तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा कि कितने चरण प्रयोग होते हैं, तो 5 चरण। एग्जाम में पूछेगा कौन कौन से चरण है, तो यही पांचों चरण आपको लिखना है, ठीक है। परीक्षण योजना बनाना, फिर परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना, फिर परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना, फिर आपका परीक्षण का मूल्यांकन करना, फिर आपका लास्ट पांचवा है परीक्षण के अंतिम रूप की रचना। अब चलिए यहाँ पे डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहला है सबसे पहले कि परीक्षण की योजना बनाना। चलिए देखते हैं। तो परीक्षण निर्माण करते समय सबसे पहले परीक्षण योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है कि परीक्षण के लिए विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या, समयावधि यानी समय अवधि, अंकन विधि, परीक्षण का प्रारूप आदि बातों को निर्धारित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि परीक्षण निर्माण करते समय सबसे पहले क्या होता है कि परीक्षण की योजना बनाई जाती है, ठीक। अब इस योजना में क्या होता है कि ये ध्यान देते हैं कि परीक्षण के लिए परीक्षण का उद्देश्य क्या है, यानी उसका क्या, किस आप कैसा आप मतलब परीक्षण ले रहे हैं। आप क्लास वाइज ले रहे हैं यानी बच्चों का आप ले रहे हैं, या फिर आप तैयारी वालों का ले रहे हैं, यानी सीटेट का ले रहे हैं, टेट का ले रहे हैं, या फिर आप डीएलएड का ले रहे हैं, ठीक है, आप 6, 7, 8 का ले रहे हैं, यूपी बोर्ड का ले रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड का ले रहे हैं। तो पहले हम शिक्षण उद्देश्य देख लेते हैं। फिर विषय वस्तु यानी हम किस आपके सब्जेक्ट का परीक्षण हमें लेना है, ठीक। प्रश्नों के प्रकार यानी प्रश्न के प्रकार कौन कौन से आप रखेंगे, ठीक है, यानी बहुविकल्पी रखेंगे कि आप अति लघु रखेंगे, लघु उत्तरी रखेंगे कि दीर्घ उत्तरी रखेंगे, ठीक। तो प्रश्नों के प्रकार कैसे होंगे, प्रश्नों की संख्या यानी 10 क्वेश्चन रखना है कि 20 क्वेश्चन रखना है, समयावधि यानी आधे घंटा का पेपर होगा, 1 घंटे का होगा, ठीक। अंकन विधि यानी अंकन का क्या प्रोसेस है, एमसीक्यू के लिए 1 क्वेश्चन, वेरी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स यानी 1 नंबर, ठीक। वेरी शॉर्ट के लिए यानी अति लघु के लिए अगर 1 क्वेश्चन तो 1 नंबर का। इस तरह से यानी अंकन विधि का भी जो है प्रोसेस में होता है। तो वही कहा जा रहा है कि परीक्षण का प्रारूप आदि बातों का निर्धारित किया जाता है। तो जब परीक्षण की योजना हम बनाते हैं तो हम इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं कि कैसी विषय वस्तु क्या है, शिक्षण उद्देश्य क्या है, प्रश्नों के प्रकार क्या है, प्रश्नों की संख्या क्या है, समय अवधि यानी कितने टाइम का है, और आपका नंबर देने का क्या विधि है, यानी किस आप टाइप से दे रहे हैं। आप बहुविकल्पी के लिए आपने 1 नंबर रखा है कि आधा नंबर रखा है, तो ये सारी चीजें हम पहले से ही योजना बना लेते हैं, पहले से ही हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक। चलिए अब देखिए कैसे। फिर पहला है आपका, इसमें वही चीज है, समझ लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि परीक्षण का माध्यम क्या है, यानी आपका अगर एग्जाम दे रहे हैं बच्चे तो क्या माध्यम है, यानी क्या मीडियम है, इंग्लिश में है, सॉरी हिंदी में है या इंग्लिश, यानी यूपी बोर्ड के हैं तो आपके हिंदी में देंगे, और अगर इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई बोर्ड के हैं तो इंग्लिश में देंगे, ठीक। आगे है आपका प्रश्नों का आकार कैसा होगा, यानी आपका एमसीक्यू होगा कि अति लघु होगा कि आपका लघु उत्तरीय होगा कि दीर्घ उत्तरीय होगा, है ना। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपके डीएलएड में प्रश्नों का आकार कैसा होता है, तो आप बोलेंगे कि हाँ 3 आकार से आते हैं ना, बहुविकल्पी आता है, अति लघु आता है और लघु उत्तरीय आता है, ठीक। प्रश्नों की संख्या एवं अंक कितने होंगे, आपके प्रश्नों की संख्या कितनी होगी और वो कितने कितने अंक के होंगे, ये चीजें होता है। अगला है आपका प्रश्नों का प्रकार कैसा होगा, यानी आपके जो प्रश्न है उसके प्रकार, यानी आप लिखित एग्जाम लेना चाहते हैं या मौखिक लेना चाहते हैं, ठीक।
प्रश्नों का कठिनाई स्तर कैसा होगा, यानी प्रश्नों का लेवल कैसा होगा, ये चीजें भी ध्यान में रखी जाती है कि जिस क्लास के बच्चे हैं उसी के अकॉर्डिंग पेपर को सेट किया जाता है। ये नहीं कि क्लास 5th का पेपर आप बना रहे हैं बट आपने उसका लेवल कितना रखा है 8th का, तो ये गलत है। ऐसे नहीं करना है, जिस क्लास के लिए आप पेपर बना रहे हैं उसी लेवल का आपको क्वेश्चन सेट करना होता है। अगला है आपका किस वर्ग का परीक्षण करना है, यानी आपको किस क्लास का टेस्ट लेना है, तो ये चीजें भी ध्यान रखी जाती है जब हम प्रश्न पत्र का आपका जो है क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, यानी जब भी हम परीक्षण की योजना बनाते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। अब देखिएगा उसके बाद बच्चों की मानसिक योग्यता तथा अभिक्षमता के मापन के लिए परीक्षण योजना को प्रस्तुत करते समय भिन्न भिन्न प्रकार का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। यानी बच्चों की मानसिक योग्यता या फिर उनका आईक्यू लेवल के लिए मापन, उनके आईक्यू लेवल को मापने के लिए परीक्षा जब योजना तैयार की जाती है या फिर जो परीक्षण योजना प्रस्तुत करते हैं तो उस समय क्या होता है, अलग अलग ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ ब्लूप्रिंट होता क्या है। तो ब्लूप्रिंट का उपयोग बच्चों के अधिगम आकलन में करते हैं, यानी जो ब्लूप्रिंट होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है कि बच्चे ने क्या कितना सीखा है उसी का हम आकलन करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कक्षा 8 के बच्चों के लिए अंक गणित में उपलब्धि परीक्षण की तालिका ब्लूम की संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक क्षेत्र की टैक्सोनॉमी पर आधारित। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये चीजें आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा तो वही चीज है। अभी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, एक चार्ट पेपर बना होता है जो आपका है ये, उसमें क्या होता है, मान लीजिए मैथ का आप टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने प्रतिशत से क्वेश्चन दिए, ठीक है, फिर आपने अनुपात से क्वेश्चन दिए, फिर आपने सरल आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उससे क्वेश्चन किए। ठीक, तो ये क्या होता है, आपका तालिका होता है, नहीं एक टेबल होता है, बुक में आपका टेबल दिया हुआ है, हालांकि एग्जाम में पूछता नहीं है, जरूरी भी नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, बट इन शॉर्ट समझ लीजिए क्या होता है। तो टॉपिक वाइज ना क्वेश्चन दिए होते हैं कि ये क्वेश्चन इतने नंबर का है, इतने नंबर का है, फिर टोटल आपका इतने मार्क्स का बनेगा, यानी आपका अनुपात से इतने क्वेश्चन आएंगे। फिर आपने 4 क्वेश्चन दिए हैं तो एक क्वेश्चन इतने नंबर का, फिर इतने नंबर का, तो इसी हिसाब से फिर जब हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं तो फिर जब देखते हैं कि अच्छा आपका अनुपात में जो मैंने 4 क्वेश्चन दिया है तो उस बच्चे ने चारों क्वेश्चन कर लिया, तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि हम बच्चे का अधिगम का आकलन कर रहे हैं, यानी बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है उसका हम आकलन कर रहे हैं इस चार्ट पेपर के जरिए, है ना। कि अगर मैथ में आपका टोटल 10 टॉपिक है और 10 टॉपिक को आपने एग्जाम यानी टेस्ट लिया है, तो उस टेस्ट में बच्चे ने किस टॉपिक को ज्यादा कवर किया है, कितने नंबर ले आए हैं, किस हिसाब से सॉल्व किया है, तो हम यहाँ से उस बच्चे का अधिगम आकलन कर सकते हैं कि बच्चे ने किस किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है। तो यही आपका ब्लूप्रिंट होता है। आई बात समझ में? तो ब्लूप्रिंट क्या होता है कि बच्चों के अधिगम आकलन करने में हम ब्लूप्रिंट का उपयोग करते हैं। ये जो आपका तालिका है इसके द्वारा हम जो है बच्चों के अधिगम का आकलन करते हैं। ठीक, चलिए अब हम दूसरा देखेंगे कि परीक्षण की प्रारंभिक रूप में तैयारी। अब तक हमने देखा कि परीक्षण में हम कैसे प्लानिंग करते हैं, अब दूसरा हम देखेंगे कि परीक्षण के प्रारंभिक रूप में तैयारी करना, कैसे हम तैयारी करेंगे वो हम देखेंगे। तो परीक्षण की निश्चित एवं विशिष्ट योजना के बाद परीक्षण निर्माता परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करने लगता है। ठीक है, समझिएगा, एक मिनट। सबसे पहले हमने पढ़ा योजना, है ना, तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि परीक्षण की निश्चित एवं विशिष्ट योजना बनाने के बाद, यानी हमने सबसे पहले जब क्या किया कि परीक्षण की हमने स्पेसिफाइड प्लानिंग की, यानी योजना बनाई। अब योजना बनाने के बाद जो परीक्षण निर्माता है वो क्या करे, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करने लगता है, यानी परीक्षण का जो प्रारंभिक रूप है उसकी तैयारी करने लगता है। अब तैयारी कैसे करेगा वो हम देखेंगे। प्रश्नों का अपने अनुभवों के आधार पर निर्माण करते हैं, परंतु
प्रश्नों को बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों में विविधता हो एवं नवीनता हो, भाषा सरल, सुबोध एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब हम परीक्षण का जो है योजना वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, टीचर्स को यानी प्रारंभिक रूप की तैयारी करने लगते हैं। अब उसमें टीचर जो है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर प्रश्नों को चुनता है, यानी अपने अनुभव के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करता है। अनुभव के आधार पर कहने का मतलब क्या है कि क्लास में वो जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं टीचर, उनको उसी के अकॉर्डिंग, यानी जब वो बच्चों को क्लास से पढ़ाते हैं तो उनको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम बच्चों के लिए कैसे प्रश्न पेपर सेट करें कि बच्चे उस चीजों को जो है अपने लैंग्वेज में लिख पाए, या जो भी वो समझे हैं वो अपने से अच्छे से उसको डिफाइन कर पाए, है ना। बुकिश लैंग्वेज का क्वेश्चन देंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। जिस हिसाब से एक टीचर क्लास में पढ़ाता है, उसको एक एक्सपीरियंस हो जाता है, यानी उसको एक अनुभव हो जाता है कि मैं अपने बच्चों से किस हिसाब से प्रश्न करूंगा तो वह उसका उत्तर बखूबी नहीं देगा, है ना। तो वही चीज कहा जा रहा है। तो यानी टीचर जो है क्वेश्चन का निर्माण कैसे करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर। परंतु लेकिन क्या है, प्रश्नों को बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, यानी जब आप प्रश्न बना रहे हैं तो उस समय क्या ध्यान रखना चाहिए वो बताया जा रहा है। तो ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों में विविधता हो, यानी प्रश्नों में क्या हो, विविधता, यानी विभिन्नता, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो, है ना। ये नहीं कि आप सिर्फ दीर्घ उत्तरी ही दे दीजिए, ऐसा नहीं। आप उनमें कुछ बहुविकल्पी रखिए, कुछ आप जो है अति लघु रखिए, इस तरह से। एवं नवीनता हो, यानी क्वेश्चन जो है क्या है, नवीनता हो, अपने अकॉर्डिंग। टीचर को कैसे देना है, टीचर को जो है प्रश्न पत्र अपने अकॉर्डिंग बनाना है, यानी अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में क्वेश्चन पेपर को तैयार करना है, ना कि बुक मतलब किताब की लैंग्वेज में, कि जैसे किताब में लिखा हुआ है सेम आप वैसे ही लिख देंगे तो फिर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप उस क्वेश्चन में क्या लाइए, कुछ नवीनता लाइए। ठीक है। भाषा कैसी हो, सरल हो, सुबोध में यानी समझने योग्य हो, है ना। भाषा कैसी हो, सरल हो। और क्वेश्चन जो है आपका अर्थपूर्ण होना चाहिए, क्वेश्चन का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक। और प्रश्नों की भाषा कैसी हो, स्पष्ट हो, ताकि बच्चा क्या करे, प्रश्नों को अच्छे से समझकर उसका सही उत्तर दे पाए। समझ में आया। ये आपका जो प्रारंभिक रूप कैसे होता है, सबसे पहले हमने क्या किया, योजना बनाया। योजना बनाने के बाद टीचर क्या करते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर बनाने की तैयारी करते हैं। और प्रश्न पत्र वो अपने अनुभव के आधार पर बनाते हैं, लेकिन जब वो प्रश्न पत्र बनाते हैं तो उनको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न में क्या हो, आपकी विभिन्नता हो, ठीक है, नवीनता हो, और आपकी जो प्रश्न पत्र है उसका भाषा सरल हो, सुबोध हो, अर्थपूर्ण हो। प्रश्नों की जो भाषा है वो स्पष्ट हो, जिससे क्या हो पाए कि बच्चा प्रश्नों को समझकर सही से उत्तर दे पाए। आई बात समझ में। चलिए अब हम देखते हैं, अगला है तीसरा, प्रश्न पत्र का हमने निर्माण कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसका जांच, ठीक है, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना। तो परीक्षण की योजना एवं उसकी प्रारंभिक रूप की रचना के बाद यह जानने का प्रयास किया जाता है कि परीक्षण कितना अच्छा है, उपयोगी है, वैध है, विश्वसनीय है, तथा इसमें कौन से पद सार्थक है तथा कौन से निरर्थक यानी व्यर्थ है। कहने का मतलब ये है कि हमने योजना भी बना लिया, क्वेश्चन पेपर भी बना लिया। अब जब क्वेश्चन बना लिया, यानी क्वेश्चन पेपर हमने बना लिया, यानी प्रश्न पत्र हमने बना लिया, तो उसके बाद हम लास्ट में चेक तो करेंगे कि हाँ, जो हम परीक्षण के लिए प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं वो कितना अच्छा बना हुआ है, यूजफुल है कि नहीं बच्चों के लिए, और वैध है, यानी कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक। कौन से पद सार्थक, यानी कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट था, ठीक, उसी में से क्वेश्चंस आए दिए हैं कि नहीं। तो चीजें जितनी भी हमने प्रश्न पत्र बनाया है उसका हम अंतिम रूप से जांच करते हैं। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। और इसलिए परीक्षण का अंतिम रूप देने से पूर्व उसके आरंभिक रूप की जांच कर लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब परीक्षण जो है आपका, ठीक, यानी प्रश्न पत्र जो है वो पूरा तरह से बन जाए तो उसके पहले ही हम क्या करें, एक बार अच्छे से उसको रीचेक कर ले, यानी पुनः पूरे अच्छे से जांच कर ले कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गया। ठीक।
चलिए, आगे है आपके प्रश्नों के प्रकार। यहाँ पे मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, स्टार्टिंग से मैंने कहीं पे नोट नहीं किया ना कि एग्जाम में कब कहाँ पूछा गया है। तो ये चीजें मैं करेक्शन करूंगी, और जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, सॉरी, जब मैं मैराथन लूंगी तो वहां पे सारा आपका क्या होगा, वहां पे नोट होगा, यहाँ मैं वहां पे टिक कर दूंगी कि ये क्वेश्चन आपका यहाँ यहाँ इस साल पूछा गया है, ठीक। और जब आपको नोट्स दिया जाएगा तो वहां पे भी मेंशन रहेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रश्नों के प्रकार, यानी आपके जो प्रश्न है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्नों के निम्न प्रकार होते हैं, आप सभी को पता है। अच्छा देखिए, आपको याद होगा, आप जो डीएलएड का एग्जाम देते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है आपका, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, यानी एमसीक्यू होते हैं। फिर आपका क्या होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। फिर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, ठीक। यही तीन आपके डीएलएड में पूछे जाते हैं। आपका निबंधात्मक प्रश्न बोल सकते हैं इसको, या फिर दीर्घ उत्तरीय बोल सकते हैं, ठीक। तो प्रश्नों के कितने प्रकार हैं, चार हैं आपके। निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक। इन सब के बारे में आप परिचित ही होंगे, नहीं भी परिचित है तो आगे जो है इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक। क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे या मैं आगे जब क्वेश्चन कराऊंगी तो आप वहां पे देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण, इसको हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रश्नों या पदों का एक संग्रह है। यानी आपका जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, इसमें क्या होते हैं, क्वेश्चन या फिर पद, यानी जो होते हैं आइटम्स बोलते हैं इसको, पद, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा और चार पद दिए होते हैं, यानी चार आपके ऑप्शन दिए होते हैं, उसी को पद बोलते हैं, ठीक। एक संग्रह होता है। ऐसे परीक्षण प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त एवं निश्चित होता है, यानी आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इनका आंसर आपको संक्षिप्त में और निश्चित होता है। यानी आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है उसका उत्तर जो होता है बहुत ही शॉर्ट में देना होता है, एक वर्ड में, यानी आप बस टिक कर दीजिए, हो गया। और निश्चित होता है, यानी फिक्स होता है। यहाँ पे आपने अगर सही पे टिक किया तो सही, अगर गलत तो गलत। अगर आपने सही किया तो आपको एक नंबर मिला, अगर आपने गलत कर दिया तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो उत्तर दिया जाता है वो बहुत ही संक्षिप्त, यानी बहुत शॉर्ट में देना होता है और निश्चित देना होता है। यहाँ पे आप अपने से कुछ भी जोड़ गांठ के नहीं लिख सकते हैं, है ना। इसमें एक्यूरेट आंसर अगर आपको पता है तो ही आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न या पद के दो या दो से अधिक विकल्प दिए होते हैं, उनमें से केवल एक विकल्प सही होता है और बाकी के विकल्प डिस्ट्रैक्टर कहलाते हैं। यानी आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है, जो है दो या दो से अधिक विकल्प होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आप जब एग्जाम देते हैं तो एक क्वेश्चन होता है, उसमें चार विकल्प होते हैं, है ना। और चार विकल्प में से एक ही विकल्प सही होता है, और जो बाकी के तीन विकल्प हैं वो क्या होते हैं, आपको भ्रमित करते हैं, यानी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर जो बच्चा नहीं सही से पढ़ा है, उसको अच्छे से क्लियर नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि जो बाकी के अलग अलग आपके तीन और जो है विकल्प, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, यानी आपको भ्रमित कर देंगे। ऐसा लगेगा कि आपको नहीं, यही वाला आंसर सही है, लेकिन जो बच्चा अच्छे से पढ़ा है वो एक्यूरेट आंसर टिक कर लेता है। तो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होता है, ये प्रश्न जो होते हैं पदों का एक संग्रह होता है, और ऐसे परीक्षण में प्रश्नों का उत्तर जो देना होता है वो संक्षिप्त और निश्चित होता है, ठीक। प्रत्येक प्रश्न या पद के दो या दो से अधिक विकल्प होते हैं, और इनमें से क्या होता है, एक विकल्प सही होता है और बाकी के विकल्प आपको भ्रमित करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक। आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रचना करना है वो कठिन होता है, परंतु जांचना आसान होता है। यानी आपका जो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अगर इसका आपको क्वेश्चन पेपर बनाना होता है तो बहुत ही टाइम लगता है। आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर आपको ऐसे ऐसे मतलब कि विकल्प आपको डालने होते हैं कि बच्चा जब क्वेश्चन पेपर ले और जब क्वेश्चन पढ़े तो वो भ्रमित हो जाए, उसको लगे कि हाँ ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो वही कहने का मतलब ये है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसकी रचना करना तो कठिन है, लेकिन जांचना बहुत आसान है। आपने क्वेश्चन पेपर लिया, बस आपने देखा कि अच्छा बच्चे ने सही टिक किया, बस
सही सही सही, ऐसे आंसर दे देते हैं, सॉरी ऐसे नंबर दे देते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है उसकी रचना करना कठिन होता है बट जांचना बहुत आसान होता है। क्वेश्चन पेपर का निर्माण करना टफ है बट क्वेश्चन पेपर को चेक करना इजी है। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषताएं क्या क्या है। तो ऐसे प्रश्न होते हैं यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित एवं संक्षिप्त होते हैं। यानी आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनके उत्तर क्या होते हैं, निश्चित होते हैं और संक्षिप्त होते हैं। ठीक, अगला है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण एक कुशल परीक्षण निर्माता ही कर सकता है। यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका जो निर्माण, प्रश्नों का जो निर्माण हो सकता है वो एक अच्छे टीचर यानी एक अच्छे जो कुशल है ना, जिसको नॉलेज है वही अच्छे प्रश्न पत्र का वह निर्माण कर सकता है। ठीक, इनको पढ़ने व समझने में अधिक समय लगता है परंतु उत्तर देने में कम समय लगता है। आपको अगर अच्छे से आ रहा है यानी अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, थियरी को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा बट उत्तर आप तुरंत बहुत ही कम समय में दे सकते हैं। कर लिया, चलिए अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण है उसके कितने प्रकार हैं। ठीक, देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को पता होगा, एक तो कैसे होता है मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। पहले क्वेश्चन दे दिया होता है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव रहता है ए बी सी डी, ये आपका जैसे डीएलएड में पूछता है ना। तो इसमें से जो आपका सही होता है उसमें टिक करते हैं। एक तो ऐसा होता है, ठीक, ये आपको मल्टीपल चॉइस, इसको आपको एमसीक्यू बोला जाता है। और एक तो मिलान पद यानी मैचिंग होता है, यहाँ ए बी सी डी होता है, यहाँ पे एक दो तीन चार। ठीक, रुकिए मैं भी यहाँ समझा देती हूँ। यानी आपका जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला है आपका पहचान पद, यहाँ पे आपको आंसर सामने दिए रहेंगे, आपको पहचान करके आंसर देना होता है। ठीक, पहला है आपका एकांतर या विकल्प उत्तर, ठीक, या फिर बहुविकल्पी पद, ये दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे जो है एक या फिर आपका दो ऑप्शन होता है लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस दिए होते हैं, यानी यहाँ पे दो या चार आपको जो है आंसर्स दिए होते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है एकांतर या विकल्प, यानी दो ऑप्शन होते हैं। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन दिया रहता है, आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दो आंसर दे दिया जाएगा। ठीक, दो आंसर दिया जाएगा तो दो में से आपको एक इसमें टिक करके बताना होता है। ठीक है, और बहुविकल्पी वाला क्या होता है, जैसे आपका डीएलएड में क्वेश्चन बनता है, एक यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक क्वेश्चन दे देगा फिर आपको जो एक सही होता है उसमें आपको टिक करना होता है। ठीक, अब देखिएगा मिलान पद यानी मैचिंग आइटम्स, यहाँ पे मान लीजिए दे दिया कि इधर आपका स्टेट दे दिया, इधर आपका कैपिटल दे दिया, यहाँ पे यूपी दे दिया। ठीक, यहाँ पे फिर आपका जो है बिहार दे दिया, ऐसे यहाँ पे आपका राज्य का नाम दे देगा, फिर इधर आपकी राजधानी हो जाएगी। तो यूपी का मान लीजिए यहाँ लखनऊ है, तो ऐसे ऐसे आपको क्या करना है मैचिंग करना होता है, तो ये आपका मिलान पद हो जाता है। ठीक, वर्गीकरण पद यानी क्लासिफिकेशन आइटम्स, इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो इस तरह से रहेगा, एक दो तीन चार करके रहेगा, फिर इसमें से जो आपका सही होगा यानी कि वर्गीकरण पद यानी अलग अलग वर्गों में बटा होगा, जो सबसे पहले होगा उसको आपको लिखना होगा, फिर उसके बाद इस तरह से दिया रहेगा। फिर ऑप्शन में आपको ऐसे देगा कि पहले ऑप्शन में ऐसे होगा, दो होगा, फिर तीन होगा, कौन सा सीरीज सही है, तो इस हिसाब से आपका इसमें वर्गीकरण पद होता है। हालांकि ये सब नहीं पूछता है, बस आपसे एग्जाम में पूछता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण के आपके प्रकार बताइए। तो दो होते हैं, एक पहचान पद, ठीक, एक प्रत्यय स्मरण पद। तो पहचान पद के अंदर आपके ये चारों आते हैं, एकांतर या विकल्प उत्तर, बहुविकल्पी, मिलान पद और वर्गीकरण पद। ठीक, प्रत्यय स्मरण यानी रिकॉल आइटम्स, इसमें क्या होता है कि आपको जो है आंसर्स दिए होते हैं, आपको उसी में से देख के आपको फिल करना होता है, नहीं फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो होते हैं उसी में ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये आपका
प्रकार है। चलिए अब आगे हम देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण क्या है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण क्या है वो देखेंगे। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निम्न गुण होते हैं। पहला वस्तुनिष्ठता, यानी सबसे पहले तो क्या है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में होते हैं। ठीक, दूसरा है आपका विश्वसनीयता। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन जो है कैसे देता है कि 4 ऑप्शन देता है। इसमें आपको अगर बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने पढ़ाई के ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको अपने ऊपर विश्वास है कि अच्छा ये आंसर सही है तो यही आंसर सही है। ठीक, तीसरा है आपका वैधता, यानी वैलिड होता है। ठीक, चौथा है मानकीकरण, यानी स्टैंडर्ड वाइज होता है कि किस क्लास के स्टैंडर्ड के लिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, व्यापकता होता है, यानी डिटेल में अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आपको अच्छे से नॉलेज है, तभी आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षण कर सकते हैं, सॉरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक, ये नहीं कि आप बस रट्टा मारेंगे तो आप कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप अगर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बहुत डिटेल में पढ़े हैं, तो भी अगर कहीं से भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप वहां पे सही से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अंकन में सुविधा, यानी आपको नंबर देने में सुविधा होती है। बस आपने देखा कि बच्चे ने सही टिक किया है तो सही है 1 नंबर, अच्छा गलत है तो यहाँ पे 0 नंबर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से तुरंत ही अच्छे से आप अंकन यानी अंक दे सकते हैं। ठीक, अगला है आपका रुचिकर, यानी इंटरेस्टिंग होता है। आपका जो एमसीक्यू होता है वो क्या होता है, इंटरेस्टेड होता है, यानी इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष क्या क्या हैं। आपका जो एमसीक्यू परीक्षण होता है, एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, उनके क्या क्या दोष हैं। तो पहला है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा सृजनात्मक तथा भाषा शैली का मापन नहीं हो सकता है। यानी आपका जो एमसीक्यू होता है उसके द्वारा हम बच्चों के अंदर न तो सृजनात्मकता का मापन कर सकते हैं, यानी बच्चे का जो है हम चेक नहीं कर सकते हैं, कोई भी हम मापन नहीं कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, यानी कितनी सृजनात्मकता है, या बच्चे की भाषा शैली क्या है, उसका हम अगर चाहे मापन करना तो हम मापन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक शब्द में आंसर देना होता है या तो फिर बस टिक करना होता है। ठीक, चलिए अगला है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रचना कठिन है। सभी को पता है कि आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको बनाना बहुत ही टफ होता है। ठीक, अगला इसमें नकल करने की संभावना बढ़ जाती है। सभी को पता है इसमें जो है चीटिंग करना बहुत इजी होता है। बस आप पूछेंगे पहला का तो पहला का ए हो गया, आपको 1 नंबर मिल गया। तो यही सारे आपके दोष हैं, है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पहले हम कैसे योजना बनाते हैं, फिर हम उसको प्रश्न पत्र बनाते हैं, तो फिर उसके बाद हम जांच करते हैं प्रश्न के कैसे मतलब कैसे कैसे प्रश्न होने चाहिए, है ना। विभिन्नता होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, और भाषा जो है आपका सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। चीजें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कल जो है हम पढ़ेंगे निबंधात्मक परीक्षा, यानी हमने वस्तुनिष्ठ के बारे में पढ़ा, कल हम निबंधात्मक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रख लीजिए, आपको मैं टाइम टेबल बता देती हूँ, हालांकि मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी। मॉर्निंग 10 AM आपका मैथ चलता है, साइंस चलता है, सोशल साइंस चलता है। 12 बजे आपका दोपहर में हिंदी चलेगा, ठीक, और संस्कृत। और शाम में 7 बजे आपका जो है समावेशी शैक्षिक मूल्यांकन और सामाजिक अध्ययन, ये आपकी क्लास की टाइमिंग है 3rd सेमेस्टर वालों की। ठीक है, आपका जो है मई के फर्स्ट वीक में सिलेबस फिनिश करा दिया जाएगा, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, फिर सीरीज करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, जो मैंने वीडियो बनाया था कि एग्जाम आपके जून के फर्स्ट वीक में नहीं तो सेकेंड वीक में तो कंपलसरी है, होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए फिर बाय। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आपके जो कॉलेज के बच्चे हैं उनके साथ शेयर करिए, जो जूनियर है फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन कराए उनके साथ भी शेयर करिए। तो चलिए फिर, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।